हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मोलिकुलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड सिंपल रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, व्हाट आर दीज, and how molecularity is related with order of reaction. So we will cover all these topics in today's video. Let's start now. हमें क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल रेट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर मान लो ये हमें रिएक्शन दे रखी है तो मैंने ये मान लिया कि R इज इक्वल टू, किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K की पावर अल्फा, यानी कि हमने ये अल्फा मान लिया। ठीक है, ऑर्डर हमें नहीं पता और ए हमें दे रखा है, कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकती है इसकी। अब मैं क्या कर देती हूँ, R/2 कर देती हूँ, यानी कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट हमने कितनी मानी थी, R मान रखी थी, तो ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाती है जब क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो मैं वही करती हूँ जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, 2A। ठीक है, ये क्या हो गया, R/2। मैंने क्या किया, अल्फा एज इट इज रहेगा, सिंपल। मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, R/2 दिया। मैंने डिवाइड करवा दिया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। जब आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवाओगे तो ये सॉल्यूशन के बाद क्या आ जाएगा आपका, 1/2 इज इक्वल टू A की पावर अल्फा। ठीक है, मैथ्स लगाओ, मैथ्स का सिंपल सा एक मतलब इतना सा मैथ्स तो मुझे भी आता है कि 2 की पावर अगर -1 होगा तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के इक्वल हो जाता है। तो मैं अल्फा को क्या पुट कर सकती हूँ, मैं अल्फा को -1 रख सकती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज क्या था बेटा, ये क्वेश्चन कराने का पर्पज सिर्फ इतना था कि आपकी रिएक्शन नेगेटिव में भी हो सकती है, मतलब रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, सिंपल। तो जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, 1 2 3 इस तरीके से होल नंबर हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है आपका। ठीक है, जैसे -1 आ गया हमारा, या फिर आप फ्रैक्शंस में बात करो 0.5 इस तरीके से, 1/2 कल हमने किया था, 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, फटाफट से करना, अभी नेक्स्ट आपको करना है। क्वेश्चन दे रखा है वही वाला, हम अपनी तरफ से लिखते हैं। एक रिएक्शन है, ए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हम बोलते हैं ऐसे। ठीक है, मैं कंडीशन बोलती हूँ, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 4 times rate of reaction becomes 2 times of initial rate what is the order of reaction, बताओ फटाफट से। अब उसी तरीके से लिख सकते हो बेटा जो अभी करवाया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। अब सॉल्यूशन करके दिखाओ फटाफट से। जल्दी जल्दी करो बेटा सारे, अगर नहीं समझ पाए इस तरीके से करना। देखो, अब देखो, हमने लिख लिया A gives us B, रेट होगी R इज इक्वल टू K A की पावर अल्फा, यानी कि A की पावर अल्फा। ठीक है, फिर हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हम बना देते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना कर दी गई। ठीक है, तो 4 टाइम कर देते हैं, इक्वल टू K A की 4A कर दिया हमने, और यहाँ पे अल्फा कर दिया। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, डिवाइड सेकंड इक्वेशन, सेकंड बाय फर्स्ट। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, कैसे करोगे, 2R इज इक्वल टू K 4A
की पावर अल्फा, ये क्या हो गया आर के ए की पावर अल्फा। तो हमें जो दिख रहा है हम फटाफट से कट कर देते हैं एक बार। के से के कट कर दिया, आर से आर कट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैथ्स वाला सिंपल मैथ्स है ये कि ए और बी की अगर पावर अल्फा है तो ए की पावर अल्फा बी की पावर अल्फा, ऐसे होता है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 4 अल्फा, ठीक है, और ए की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय ए की पावर अल्फा, ठीक है। तो ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो क्या बच गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 4 की पावर। अब हम अल्फा को कितना करें, 4 को के अल्फा कितना लिखें कि वो 2 हो जाए, ठीक है। देखो अगर 4 का, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, सिंपल। उसी तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो ना, √4 इज इक्वल टू 2, ऐसे बोल सकते हो। यानी कि 4 का अगर स्क्वायर रूट कर देते हो, ठीक है, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 4 की पावर अल्फा, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे अंडर रूट लगाना है। और ये वाले इसको पता है क्या बोलते बेटा, ये ऐसे भी तो बोला जा सकता है ना 1/2 ऐसे, ठीक है। अंडर रूट को 1/2 भी तो बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा अल्फा, इस तरीके से जैसे मैंने साइड में सॉल्व करके दिखाया, इस तरीके से अल्फा कितना हो गया हमारा 1/2, ठीक है। क्योंकि ये 1/2 पुट करोगे यानी कि अंडर रूट करोगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया बेटा 1/2। इस तरीके से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से बहुत सारे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया है, फ्रैक्शन के अंदर आ गया है। क्योंकि 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5 भी लिख सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया है 0.5। तो इन सारे क्वेश्चन से आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, और किस तरीके से हो सकता है वो मैंने बता दिया। किस तरीके से मान लो कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, मोलिक्यूलैरिटी। मोलिक्यूलैरिटी, मोलिक्यूलैरिटी क्या होता है, देखो जब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें ए पार्टिकल्स हैं और बी पार्टिकल्स हैं। जब ए और बी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ए और बी के पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट सी बन रहा है, ठीक है। ए और बी के पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं तो सी बन रहे हैं। तो इनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, उससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो मोलिक्यूलैरिटी क्या होता है, मोलिक्यूलैरिटी बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक साथ में कोलाइड करते हैं, ठीक है। मान लो 2 पार्टिकल्स तो किसके, ए के कोलाइड करें, और 1 पार्टिकल बी का कोलाइड करने के बाद सी बन रहा हो, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं इस तरीके से मोलिक्यूलैरिटी। तो मोलिक्यूलैरिटी क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर आयंस, ठीक है, एटम्स या फिर आयंस या फिर मोलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो उस नंबर को कौन बताता है, मोलिक्यूलैरिटी बताती है। तो क्या बोलते हैं हम, मोलिक्यूलैरिटी इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, या फिर क्या हो सकता है एटम्स भी हो सकते हैं ना, जैसे ही मान लो कुछ भी हो सकता है, कार्बन एटम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एटम भी हो सकता है, H2 लिखते हैं तो मोलिक्यूल भी हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स और आयंस, आयंस कोलाइडिंग टू each other to form product, उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी मोलिक्यूलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। मोलिक्यूलैरिटी क्या कर सकते हैं हम, रिएक्शन को देख के हम क्या बता पाते हैं, मोलिक्यूलैरिटी को बता पाएंगे बेटा, ठीक है। तो उसको उसकी पर्टिकुलर रिएक्शन की मोलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या दे दिया जाए, O2F2 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, O2 और F2 दे रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है, टूट रहा है सिंपली, ठीक है। तो इसकी मोलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगा, यूनिमोलिक्यूलर। तो ये रिएक्शन किस टाइप की हो जाएगी, यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। अगर मान लो दूसरी रिएक्शन दे दी जाए आपके
के सामने, यानी कि 2HI से हमें S2+I2 बनता है। तो अब देखो, आप यहाँ से सिंपली देख पा रहे हो, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनिमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलैरिटी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जस्ट एक सेकेंड बेटा, इसकी लैपटॉप की बैटरी गई अभी, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, ये होता है मोलिकुलैरिटी। तो यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। तो मोलिकुलैरिटी को आप क्या कर पा रहे हो, सिंपल रिएक्शन देख के मोलिकुलैरिटी को बता पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर या फिर मोलिकुलैरिटी। अब एक चीज को ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कभी भी क्या नहीं हो सकता, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर सकते। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, 5, 3, 4, बस इतने, मैक्सिमम 4। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में तो 3 ही होते हैं बेटा, 3। ठीक है, लेकिन हो सकता है 4 भी हो जाए, और जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं एक टाइम पे। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको यहाँ पे नंबर दिख जाए, मान लो आपको कोई बड़ी सी ऐसे दिख जाए, यहाँ पे 4A है या 5B है और इस तरीके से C बन रहा है, तो इसके हिसाब से तो क्या हो गया कि 4A के पार्टिकल और 5B के पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते हैं। इसके हिसाब से तो मोलिकुलैरिटी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। लेकिन ये थोड़ी ना पॉसिबल होता है, एक साथ 9 पार्टिकल्स तो कोलाइड करेंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कि इतने ज्यादा पार्टिकल्स यानी इतने ज्यादा मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है क्या, ये कैसे पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो कैसे रही है। एक्चुअली ये क्या होता है बेटा, 2 तरह की रिएक्शन होती है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, रिएक्शंस 2 तरह की होती हैं। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है, ए और बी कोलाइड किए और क्या बन गया हमारा, डी बन गया मान लो। ठीक है, और ये ए और बी कोलाइड करते ही जस्ट डी बन गया, तो ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई बीच में कोई स्टेप नहीं बन रहा। ठीक है, अब मान लो ये रिएक्शन, तो ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन को क्या बोल सकते हो आप, इस तरीके से बोल सकते हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो एक ही स्टेप के अंदर होती है। ठीक है, उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। पॉइंट ये होता है कि वो रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर जो होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर होती है। जैसे मान लो इस वाले रिएक्शन की बात करी थी, मान लो ऐसा होता कि ए और बी कोलाइड किए, पहले तो सी बना। ठीक है, और वो सी फिर फर्दर ए से कोलाइड करके तब डी दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन को काउंट करोगे ना, तो क्या आएगा, देखो इस रिएक्शन को देखोगे तो आपका प्रोडक्ट पता है क्या मिलेंगे बेटा, कि ये सी से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप करते थे 11th में भी, तो 2A + B गिव्स अस D। ठीक है, ये रिएक्शन लिखने में ऐसे लिखी जाएगी। वो कैसे रही है, ये 2 स्टेप्स में हो रही है। फर्स्ट स्टेप ये वाला था और सेकंड स्टेप ये वाला था, तो 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रही थी। और ओवरऑल रिएक्शन ये है, तो लिखते टाइम हम ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि 2A + B गिव्स अस D, ओवरऑल रिएक्शन। तो ये किस तरह की रिएक्शन होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, यानी कि जो कई स्टेप्स में होती हैं। तो एक स्टेप ये, फिर फर्दर ये, आप देखो ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे सी था, सी का क्या रोल है, सी तो ना तो हमारा रिएक्टेंट था और ना ही हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, सी तो बस एक बीच में आया और फिर दूसरे के साथ कोलाइड करके डी बना दिया। तो ये तो क्या है, इंटरमीडिएट। तो एक टर्म आती है बेटा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएटर क्या होते हैं, जो बीच में रिएक्शन के
बीच में आते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन के बीच में आते हैं और इनका मतलब रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं, लेकिन वो ना तो रिएक्टेंट का पार्ट होते हैं ना ही वो प्रोडक्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के टाइम पे उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जिसके अंदर एक स्टेप में ना होके मल्टीपल स्टेप्स में क्या होती है, रिएक्शन होती है, तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए। जैसे हम एक रिएक्शन देखने में क्या लिखते हैं, देखो 2N2O5 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, 4NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये दिखने में हमें ये ओवरऑल रिएक्शन है, एक्चुअल में क्या होती है, ये दो तरीके से होती है, दो स्टेप्स में होती है बेटा। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो एक N2O5, ये N2 दो है ना मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हैं इसके अंदर, एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले तो एक N2O5 किसके अंदर टूट जाता है, NO2 और NO3 के अंदर टूटता है, NO2 और NO3 के अंदर टूटता है। ठीक है, अब ये NO2 और NO3, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये फर्दर NO3 क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये वाला फर्दर NO3 जो बना वो एक N2O5 के साथ फर्दर रिएक्ट करता है, तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट है, तो क्या हो गया हमारा NO3 जो बीच में बना वो क्या करता है, दूसरे और N2O5 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, हमारा NO2 प्लस O2 बनाता है। इस तरीके से इसको बैलेंस करवाएंगे हम। ठीक है, 2 और 1 3, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बनते हैं, बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दो स्टेप में होती है। ये NO2 फर्दर देखो, आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, ओवरऑल रिएक्शन हमने कैसे डेराइव की थी, देखो मैं इन दोनों को सम करके दिखा देती हूँ, देखो ऐसे करते हैं। वैसे ये NO2 था ना, इंटरमीडिएट को काट दो, क्योंकि एरो के उस साइड वाला और एरो के इस साइड वाला कट जाते एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये एरो के उस साइड है, ये एरो के इस साइड है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी और आपको ऐसा नहीं दिखेगा कटता हुआ। NO2 और NO2 कंबाइन हो गए तो क्या हो गया, 2NO2। ठीक है, एक NO3 ये वाला हो गया और एक NO2 ये हो गया, तो 4NO2 प्लस O2। ये हमारी रिएक्शन थी जो ओवरऑल रिएक्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो ये 2 स्टेप वाली रिएक्शन है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे बेटा तो 2 स्टेप में हुई, ये होती है, इनमें से एक क्या होता है, स्टेप फास्ट होता है। एक पूरी रिएक्शन के अंदर देखो मान लो 6 स्टेप हो रहे होते हैं, तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप, इसके अंदर स्लो स्टेप कौन सा होता है, ये वाला होता है। स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल हमेशा, काइनेटिक्स के जहां पे भी क्वेश्चन बनेंगे वहां पे पूछा जाता है। स्लोवेस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बोलते हैं, मान लो बेटा आपके स्कूल में पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, आप फेयरवेल, मान लो 11th हुई है, आपने दी है फेयरवेल, ठीक है, तो फेयरवेल देते टाइम कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लो अपने टीचर्स के लिए गिफ्ट भी लेके आने हैं, अपने सीनियर्स को भी गिफ्ट देना है, आपको पार्टी के लिए डेकोरेशन भी करनी है, आपको खाने का भी इंतजाम करना है, सारी चीजें करनी है। जब ये सारी चीजें कलेक्टिवली हो जाएंगी तब आपकी पार्टी कंप्लीट हो पाएगी, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो पार्टी वो हो पाएगी पॉसिबल। ठीक है, तो उस पार्टी की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे, मान लो सारी चीजें कंप्लीट हो गई, सारी चीजें, खाना वाना भी अच्छे से मतलब बनाने वाले आ गए हैं, ठीक है, बच्चे भी तैयार होके आ गए हैं, ठीक है, और क्या हो गया है, टीचर्स भी आ गए हैं मान लो, ठीक है, और एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपने डेकोरेशन करनी थी, जो स्टेज लगाना था, वो डेकोरेशन वाला नहीं आया है, तो आपकी पार्टी में कितना टाइम लगेगा, जब तक वो नहीं आ जाएगा ना तब तक पार्टी नहीं होगी। वो जितना डिले करेगा उतनी लेट आपकी पार्टी स्टार्ट होगी और उतनी लेट खत्म होगी। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है,
यानी कि ये मल्टीपल स्टेप्स में काम होना है, ये वाला आपकी जो पार्टी है वो मल्टीपल स्टेप्स में, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, और वो कंबाइन होके तब आपका पार्टी ऑर्गेनाइज होनी है। तो सिंपल सी बात है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना उसके ऊपर आपकी पार्टी की रेट डिपेंड करेगी, यानी कि कितनी जल्दी से होती है या फिर वो कितना जल्दी से हो पाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल, ठीक है। इसीलिए जैसे मैंने एक जर्नल एग्जांपल बताया, उसी तरीके से स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। जैसे हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो एक भंडारा करना है, ठीक है, और उस भंडारे में मतलब क्या करना है, हम जलेबियां बना रहे हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि हम जलेबियां मतलब सर्व करेंगे जो भी जितने भी आ रहे हैं उनके लिए। तो मान लो सब कुछ आप सामान भी लेके आ गए, ठीक है, आपने लोगों के बैठने का भी इंतजाम कर दिया, ठीक है, और आपने जो भी जिनको भी इनविटेशन देना था वो सब कुछ कर दिया, लेकिन मान लो जलेबी बनाने वाला नहीं आया, ठीक है, वो सारी चीजें हो रखी हैं, तो सारी रेट उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना वो डिले करेगा ना उतना ही डिले आपका जो आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो हो पाएगा। तो इसी तरह से रिएक्शन के अंदर होता है बेटा, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। जैसे मैंने जनरल लाइफ से आपसे क्या करवाया, रिलेट करवाया है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ध्यान रखना है कि मान लो जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मतलब मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 2017 से भी क्वेश्चन आया, सॉरी 2007 के अंदर भी यहाँ पे सीबीएसई का क्वेश्चन था, सीबीएसई का, देखो ध्यान से सुनना है कैसे। वो क्या, उन्होंने क्या किया, एक रिएक्शन लिख दी, उन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, किस टाइप से वो बता देती हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, क्या पूछ लेता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो किसी भी रिएक्शन को हम देख के नहीं बता सकते, मान लो ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दी उसने और ये स्टेप्स भी बता दिए, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, मतलब इसके लिए रेट लॉ लिखो, तो पता है क्या लिखा जाएगा बेटा, रेट लॉ लिखना है तो आप किसको कंसीडर कर लो, स्लोवेस्ट स्टेप, और इसके साथ स्लो लिख रखा है, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है ना उसको कंसीडर कर लो। कैसे लिखोगे, इसका मतलब R इज इक्वल टू, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो इस रिएक्शन के लिए। मान लो ये रिएक्शन लिख लेती हूँ मैं, क्वेश्चन दे देती हूँ ये क्वेश्चन के अंदर, और मैं बोलती हूँ बताइए भाई इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो बताए क्या लिख सकते हो आप, जो ये स्लोवेस्ट स्टेप की जो मतलब आपको रिएक्टेंट दिख रहा है उसी की फॉर्म में आंसर लिख दो, यानी कि जैसे R इज इक्वल टू K और क्या हो जाएगा N2O5, और यहाँ पे जितना है ना ये वाला एक्चुअल से मैच करता है ऑर्डर से 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें देख के बता सकते हैं। इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन को देख के इन कोफिशिएंट से नहीं बता सकते, लेकिन अगर स्लोवेस्ट स्टेप आपको एग्जामिनर बता देना तब आप इसको देख के डिटरमाइन करवा सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि इस तरीके से देख के बता सकते हो, ठीक है। रेट लॉ इस तरीके से हम लिख पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब मान लो आपको वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन दे दे और आपसे ऑर्डर पूछ ले, तो इस तरीके से आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन का ये मैंने अपने आप से कंसिडर किया है, वहां पे जो रिएक्शन दे रखी है वो 1 सेकंड में अभी आपको लिख के बता देती हूँ कौन से वाला क्वेश्चन था, जस्ट 1 सेकंड देखना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन था ये दे रखा है, उन्होंने 2 स्टेप दे रखे हैं, देखो फर्स्ट स्टेप दे रखा है 2NO प्लस H2, क्या दे रहा है N2 प्लस H2O2, और इसके साथ लिख रहा है वो स्लो स्टेप, ठीक है। और सेकंड दे रहा है, सेकंड इसके अंदर दे रहा है H2O2 प्लस H2 और क्या देता है 2H2O, और आपसे पूछता है बताइए भाई इस रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन भी वो लिखता है ऊपर, ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ बताइए, रेट लॉ बताइए। ये क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है 2007 के अंदर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने सिखाया कि बेटा क्या देखना है आपको, आपको कुछ नहीं देखना चाहिए कितने स्टेप दे रखे हैं, आपको स्लो स्टेप उठा लेना है, और स्लो स्टेप के अंदर जो आपको दिख रहा है ना उसी की फॉर्म में क्या लिख देना है, आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 1-2 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कर दो,
रेट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 और क्या हो जाएगा H2 1। देखो 1 है ना यहाँ पे 1, तो एज इट इज लिखना है आपको जो भी आपको दे रखा है, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कभी भी है ना, देखो वैसे मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, वैसे आएगा नहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन, कभी भी इंटरमीडिएट जो होता है वो रेट लॉ के अंदर नहीं आएगा, कभी भी इंटरमीडिएट को यहाँ तो वैसे ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो ऐसे वैसे भी नहीं आ रहा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है H2O2। इंटरमीडिएट कौन सा होता है बेटा, जो मतलब रिएक्शन में बना, एक स्टेप में बना और दूसरे में कंज्यूम हो गया, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। मान लो आपसे पूछ लेता है कि बताओ इस 2 स्टेप रिएक्शन के लिख दे और पूछ ले बताओ इंटरमीडिएट कौन सा है, तो आप पहचान सकते हो कि H2O2 क्या है हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ठीक है। कभी भी इंटरमीडिएट है ना इसके अंदर नहीं आएगा, रेट लॉ के अंदर वैसे ही नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है। चलो कर लोगे बेटा, आज इतना ही करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कर लोगे बेटा, फटाफट से आंसर करो। यस मैम। Yes, ma'am.